जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपका सीटेट का एग्जाम होने में सिर्फ 1 महीना बाकी है और आप लोग तैयारी भी कर रहे हो ना। मैंने भी आपको मैथ्स की 2 वीडियो बना के दी थी जिसमें मैंने आपको मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने की ट्रिक सिखाई थी, लेकिन पेडागोजी वाले सवाल रह गए थे। जी हाँ, मैथ्स में भी पेडागोजी के क्वेश्चन आते हैं। भाई 30 नंबर का चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी वो तो अलग पोर्शन है, लेकिन जो मैथ्स का पोर्शन है उसमें भी मैथ्स में पेडागोजी आती है, मैथ्स वाली पेडागोजी। तो उसके सवाल आप डिमांड कर रहे थे कि सर उसके सवाल कैसे सोचे, बड़े बड़े स्टेटमेंट वाले सवाल होते हैं वो आप बताइए। तो उसी की वीडियो में आपके लिए लेकर आ गया हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पेडागोजी वाले सवालों को सॉल्व करने की ट्रिक कि कैसे उन सवालों में सोचना है, कैसे अपने आंसर तक पहुंचना है। बहुत मजेदार ट्रिक है, बहुत ध्यान से सवाल करना। मैंने भी कई सारे सवाल आज की वीडियो में करवाए हैं, पूरी वीडियो एंड तक देखना। आइए शुरू करते हैं। स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट चैनल डियर सर में। तो पेडागोजी वाले सवालों को सॉल्व करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक सवाल ये करवाना चाहता हूं, जस्ट टू रिकॉल यू द प्रेजेंस ऑफ माइंड, जिसके बारे में मैंने आपसे लास्ट 2 वीडियोस के अंदर बात करी थी कि कैसे आपको अपना माइंड ओपन रखना है, सवालों को पढ़ते और सॉल्व करते टाइम बचाना है अपना। अब सवाल बच्चे पढ़ेंगे और कैसे करेंगे, देखिए आप लोग पढ़ेंगे कि 11,000, 1100 और 11 के योगफल में से मतलब इन तीनों नंबर को जोड़ो, इनका योग करो। फिर आप कैसे करेंगे, आप लिखेंगे किस किस को जोड़ना है, 11,000, 1100, 11 को योगफल कर दीजिए। चलिए जी, हमने जोड़ दिया, 12,111 आ गया। अब इसमें से क्या घटाया जाए कि 10,000 प्राप्त हो, तो हम वो पता करने के लिए इसी नंबर के अंदर से हम क्या करेंगे, हम 10,000 को ही घटा देंगे और वो नंबर हमें मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने आंसर तक पहुंचेंगे जो कि होगा 2111। फिर आप अपना ऑप्शन लगा देंगे कि ऑप्शन डी सही जवाब है। ये है आम जिंदगी। जी हाँ, अब बताता हूं आपको मेंटो जिंदगी के बारे में। क्या करना है आपको, मैंने लास्ट की 2 वीडियोस में बताया था कि भैया मैंने तो पेपर पेन यूज ही नहीं किया था। जी हाँ, अब भी नहीं करूंगा। कैसे आंसर ला सकता हूं, सिर्फ सोचने का खेल है, प्रेजेंस ऑफ माइंड। क्या करना है आपको, देखिए 10,000 और इसके बीच का आपको फर्क बताना है कि क्या घटाया जाए। तो आप क्या करेंगे, आप इसका फर्क ही देखिए बस माइंड में। 10,000 से आइए 11,000 पर, कितना ज्यादा हुआ, 1,000। फिर आइए 1100 पर, 1100 का मतलब क्या होता है, 1,100। तो टोटल कितना हो गया, 2,100। और ये क्या है, 11, तो 2,111। जी हाँ, देखा आपने, ये है शॉर्ट ट्रिक की पावर, ये है प्रेजेंस ऑफ माइंड की पावर। कुछ नहीं करना है, आंसर आपके आंखों के सामने आते चले जाएंगे। तो ऐसे इन सवालों में क्या, इन जैसे कई सवालों में अपने माइंड को एक्टिव करिए, मेरी तरह सीखिए, मेरी तरह सोचिए और सही आंसर लाइए, कम टाइम में लेकर आइए। आइए अब बात करते हैं पेडागोजी वाले क्वेश्चंस को कैसे सोचना है, कैसे यही ट्रिक्स लगाकर उनके भी आंसर जल्दी से ढूंढने, फटाफट ढूंढने और सही ढूंढने हैं। आइए आपको बताता हूं। तो अब बात करते हैं पेडागोजी वाले सवालों की। आपको पता होना चाहिए कि मैथ्स के अंदर कुछ कैलकुलेशन वाले सवाल आएंगे, कुछ आपके पेडागोजी वाले आएंगे, जिसमें आपको टीचर के पर्सपेक्टिव से सोचना पड़ेगा और सही आंसर ढूंढ के निकालना पड़ेगा। अब यहां पर एक सवाल पढ़ते हैं, लिखा हुआ है कि यदि एक बालिका, यदि कोई स्टूडेंट जो है वो ऐसे लिखती है कैसे कि 1/4 बड़ा है 1/3 से, ऐसे वो लिखती है, तो उसकी इस गलती को सुधारने के लिए उसकी जो अध्यापिका है, जो टीचर है, उनको क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात, ये आपको भी पता होना चाहिए कि ये गलत लिखा है, 1/4 बड़ा नहीं होता। अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि 1/4 बड़ा तो 1/3 से, तो आपकी लुटी अड़ी हुई है भैया, कुछ नहीं हो सकता। बट ये बात गलत है, 1/4 बड़ा नहीं होता, 1/3 बड़ा होगा। अब इस गलती को सुधारने के लिए क्या करना है आपको, देखिए ऑप्शन डी है, यहाँ पर प्राकृतिक संख्याओं की तुलना करनी सिखानी चाहिए। अलग अलग ऑप्शन है, एलसीएम सिखाओ, उसको एलसीएम निकालना सिखाओ, ठीक है, उसको परिभाषा दो और उससे कुछ कहो। अब यहां पर क्या करना है, पेडागोजी वाले सवालों को आंसर ढूंढने की शॉर्ट ट्रिक सुन लो। ट्रिक ये है कि आपको टीचर के नजरिए से सोचना है कि अगर आप एक टीचर हैं, वैसे तो टीचर हैं, या आप अपने कोर्स कराए, बीएड कराए, डीएड कराए, ठीक है, और इसीलिए तो आप सीटेट दे रहे हैं, तो आप टीचर हैं, ये बात मान के चलिए। मैं नहीं मानता। तो आपको एक टीचर के पर्सपेक्टिव से सोचना है और वो ऑप्शन सोचना है जिसके अंदर बच्चे का सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो, ठीक है, बच्चे का सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो और टीचर के नजरिए से वो बात हो रही हो। ये 2 बातें ध्यान रखिए, क्या कि जिसके अंदर बच्चे का सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो, बच्चा सबसे ज्यादा एंगेज हो रहा है, बच्चे से कोई एक्टिविटी कराई जा रही है, बच्चे से कुछ करने को कहा जा रहा है, वो ऑप्शन आपका सही होगा। कभी कभी हो सकता है कि चारों ऑप्शन सही हो, जी हाँ, मतलब चारों ही ऑप्शन टीचर के नजरिए से सोचे गए हों, लेकिन उसमें भी जिसमें बच्चे का सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो वो ऑप्शन लगाकर आना
करना वो सही होगा। तो ध्यान रखना, टीचर का नजरिया और बच्चे का सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट, ये दो बातें। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं, अब यहाँ पर क्या है भैया, तुलना कराई जा रही है, उसको कंपैरिजन कराया जा रहा है बच्चे को। अब यहाँ पर उसको एलसीएम सिखाया जा रहा है। अरे भाई उसको यही नहीं पता कि 1/4 बड़ा है या 1/3, तो आप उसको एलसीएम कैसे सिखा दोगे, ठीक है, ये अलग चीजें हो गई। अब उसको यूनिट फ्रैक्शन, इकाई भिन्न की आप परिभाषा दे रहे हो कि इकाई भिन्न इसको कहते हैं, टीचर की नजर से सही है, लेकिन बच्चा कहाँ इन्वॉल्व हुआ इसमें, नहीं हुआ, आपने उसको परिभाषा दे दी तो गलत। अब पहला ऑप्शन देखेंगे कि एक आकृति में, मतलब एक फिगर में उसको 1/4 और 1/3 दर्शाने के लिए बालिका को कहना चाहिए। मतलब हम उस बच्ची को कहेंगे कि बेटा एक आकृति बनाओ, एक फिगर बनाओ और उसके अंदर ना आप 1/4 भी दिखाओ, 1/3 भी दिखाओ। अब वो ऐसे फिगर बनाएगी, बच्ची ने ये एक आकृति बनाई, ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूं, ये 2 हो गई। अब यहां पर क्या कहा जाएगा उससे कि यहाँ पर 1/4 के लिए क्या होगा, इसके 4 बराबर हिस्सों में से एक हिस्सा कर लिया जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/4, ठीक है जी, 1/4 कि हमने किसी चीज के 4 हिस्से किए और एक हिस्सा लिया, 1/4। अब उससे कहा जाएगा 1/3 बनाओ, तो यहाँ से वो 1/3 बनाएगी इस तरीके से, और उससे कहेंगे अब एक हिस्सा ले लो, तो उसने एक हिस्सा यहाँ पर ये ले लिया, ये हो गया 1/3 कि किसी चीज के 3 बराबर हिस्से किए, एक हिस्सा लिया, 1/3। अब हम उससे कहेंगे बेटा अब देख के बताओ किसके अंदर ज्यादा पार्ट मिल रहा है। अगर ये भी पिज्जा है, ये भी पिज्जा है, पिज्जे के 4 हिस्से हुए, एक हिस्सा आपने खाया, पिज्जे के 3 हिस्से हुए, एक हिस्सा आपने खाया, तो किस में पिज्जा ज्यादा मिलेगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे वो देख के बताएगी मैडम जी 1/3 इसमें ज्यादा मिलेगा, तो इट मींस 1/3 बड़ा होता है। तो ऐसे बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, यहाँ बच्चा डायरेक्ट इन्वॉल्व है। तो यही बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आपको वो ऑप्शन ढूंढना है जहां बच्चे का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा से ज्यादा हो। तो इस सवाल में जो इसका ये ऑप्शन ए है, ये इसका बिल्कुल 100% सही जवाब होगा कि हम बच्ची से कहेंगे कि बेटा 1/4 और 1/3 को दर्शाने के लिए उस बालिका को कहेंगे, वो ऐसे दर्शाएगी, कॉन्सेप्ट उसकी आंखों के सामने क्लियर हो जाएगा। ऑलराइट, तो ये बातें ध्यान रखनी है आपको, क्या कि बच्चे का सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो और टीचर के नजरिए से बात बताई जा रही हो। तो ये जो 2 बातें मैंने आपको बताई, यही आपके बहुत सारे पेडागोजी वाले क्वेश्चंस के अंदर वर्क करेंगी। यहां पर देखिए सवाल लिखा हुआ है कि एक प्रोटेक्टर चांदा, मतलब जिसको आप डी बोलते हैं, यहां पर मैंने आपके लिए ले भी लिया है, ये रहा। अभी इसकी हेल्प से इसका इस्तेमाल करते हुए एक बच्चे को कहा गया कितने का, 120 डिग्री का एंगल बनाने की, 120 डिग्री का कोण बनाने की। तो उसने 60 डिग्री का एक एंगल बना दिया। जी हाँ, क्यों बना दिया देखिए समझिए, क्योंकि यहाँ पर ये जो नंबर होते हैं ना, ये 60 और 120 एक साथ लिखे होते हैं। तो आपने बोला 120 बनाने को, तो उसने 60 डिग्री वाला बना दिया है। अब क्या हुआ, बच्चे द्वारा की गई इस त्रुटि इस गलती को सुधारने के लिए इनमें से कौन सा सबसे बेस्ट ऑप्शन सॉल्यूशन होगा। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है, तो वही बात कि टीचर की नजरिए से सोचो कि आप क्या क्या बच्चे के लिए कर सकते हो, प्लस जिसमें बच्चे का इन्वॉल्वमेंट हो, बच्चे का एंगेजमेंट हो, बच्चा सीख रहा हो या खुद कर रहा हो या उससे करते हुए आ गया हो या उसको बताया गया हो या उसके रिलेटेड कुछ ना कुछ बातें हो रही हो। अब यहाँ पर देखिए सवाल समझेंगे। पहला ऑप्शन है कि चांदा मतलब डी प्रोटेक्टर को सही तरीके से शून्य पर रखें और अब बच्चे को कोण दोबारा बनाने को कहें। मतलब आप क्या करें, बच्चे को बताएं भैया 0 पे लाइन पे दोबारा से ठीक से रखो, दोबारा से बनाओ। अब क्या बच्चा सही बना लेगा, नहीं बना पाएगा। आप खुद सोचिए ना, आपने उसको बताया ही नहीं कि 120 तो 60, यहाँ पर भी 60 120 है, यहाँ पर भी 60 120 है, तो बच्चे को जो आपने बताया नहीं कौन सा किधर से क्या लेना है, आपने कहा बस 0 पे रख के दोबारा से बनाओ। अब 0 पे तो रख दिया, 0 डिग्री है, लेकिन दोबारा से क्या करेगा वो, फिर से यही गलती करेगा, गड़बड़ करेगा वो कुछ। अब देखते हैं अगला सवाल। मतलब यहाँ पे आपने टीचर के तौर पर उसको वो तो दे दिया, आपने ऑर्डर या फिर आपने सजेशन तो दे दिया, लेकिन बच्चे का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो पाया। बच्चे को यह नियम बताएं कि प्रोटेक्टर का कैसा इस्तेमाल करना है। यहां पर क्या है कि बच्चे को आप बताएं तरीका कि भैया प्रोटेक्टर का कैसे इस्तेमाल करना है। ये भी बात सही है, मैंने कहा था ना कि ऑप्शन सारे भी हो सकते हैं टीचर के नजरिए से, लेकिन हमें तो बेस्ट ढूंढना है इसमें बच्चे का इन्वॉल्वमेंट हो। अब ये ऑप्शन टीचर के नजरिए से देखा ऐसा ही है कि भैया बच्चे को सिखाओ कि कैसे डी को रखा जाता है, 0 पर लाइन ड्रॉ की जाती है, फिर एक लाइन ऊपर बनाई जाती है, फिर उसका एंगल बनाया जाता है। ये इस्तेमाल आप सिखा सकते हैं, ठीक है, ये ऑप्शन भी आंसर हो सकता है। अब तीसरा ऑप्शन देखिए, अगर बच्चा प्रोटेक्टर इस्तेमाल करने में असक्षम है, मतलब उसको इसको यूज करना नहीं आ रहा, कैसे मैं इसको यूज करूं, कैसे रखूं, कहां पर पॉइंट मिलाऊं, कहां से एंगल बनाना शुरू करूं, तो उसे उसी कोण को एक प्रकार का उपयोग करके बनाने के लिए कहें कि बच्चा अगर डी से नहीं बना पा रहा तो उससे हम कहें कि भैया कंपास से बना लो। तो ये भी गड़बड़ है मामला कुछ, है ना। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा तो नहीं है, हम तो बच्चे को
कमजोर थोड़ी बनाना उसको कि ये नहीं आ रहा तो छोड़ दो, हमें तो उसको मजबूत बनाना है। ऑप्शन डी देखते हैं, बच्चे को पहले कोण एक रूक्ष अनुमान लगाकर बनाने के लिए कहें। रूक्ष अनुमान मतलब अंदाजा, तुक्का। बच्चे से आप पहले कहिए बेटा एक काम करो, आप अंदाजे से बनाओ कि 120 डिग्री का कोण कैसा बनेगा, अंदाजे से बनाओ। अब बच्चा अंदाजा लगाएगा, बच्चा सोचेगा सर अंदाजा लगाऊं, चलिए सर ऐसे बनेगा, ये उसने बना दिया अपने हिसाब से 120 डिग्री का कोण। ठीक है, मैं थोड़ा लाइट कलर यूज करता हूं ताकि आपको दिखाई दे। तो बच्चे ने अंदाजे से लेट सपोज ये बना दिया, अब वो कुछ भी बना सकता है अंदाजे से, तो ये बना दिया। ठीक है, चलिए अब क्या होगा, अब उसे प्रोटेक्टर का उपयोग करके वास्तविक कोण बनाकर, जी हाँ बनाकर मतलब आप बनाइए, आप जो टीचर है वो बनाइए, अब उसको हकीकत में एक कोण बनाइए कि बेटा देखो ये है डी और ये रहा यहाँ पर 120 डिग्री। ठीक है, अब हम किधर से, अगर हम इधर से 0 देख रहे हैं तो फिर हम ऊपर वाले नंबर देखेंगे, अगर हम इधर से 0 देख रहे हैं तो हम नीचे वाले नंबर्स को पढ़ना शुरू करेंगे। हमारी ये वाली लाइन नीचे इधर है, इस तरफ है, तो 0 हमारा बाहर है, इधर है, तो हम 0 से देख रहे हैं तो ऊपर वाले नंबर्स को काउंट करके 120 ऊपर कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, हम यहाँ पर जो है वो एंगल बना देंगे। तो इस तरीके से जब आप बच्चे को बताएंगे कि यहाँ पर ये एंगल ऐसा बन जाएगा तो यहाँ पर ये आपका एंगल हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपने बनाया। अब क्या कहा, ये बना के दोनों की तुलना करने को कहें। अब उससे कहो कि बेटा अब देखो दोनों एंगल। अब बच्चा खुद देखेगा, क्या देखेगा कि ये मैंने बनाया, ठीक है, ये सर ने बनाया 120 डिग्री का, ये वाला सही है सर ने बनाया है, तो 120 डिग्री में मैंने क्या गलती करी, डी भी उसके सामने है। अच्छा भाई ये मैंने बनाया, मैंने यहाँ पर ये 60 का ही बना दिया था, मैंने नीचे वाले 120 को पढ़ लिया था। अच्छा सर ने क्या बनाया, ये वाला 120 बनाया है ऊपर वाला। अच्छा तो इस तरीके से होता है, अगर 0 ऊपर रहेंगे तो हम ऊपर से काउंट करेंगे, 0 नीचे होगा तो हम नीचे से काउंट करेंगे नंबर्स को, इधर वालों को, तो ये वाला सही है। अब देखिए ये है क्या, बेस्ट ऑप्शन, कि यहाँ पर टीचर का नजरिया, टीचर ने करके दिखाया, बच्चे से भी करवाया, बच्चे का इन्वॉल्वमेंट भी है कि पहले बच्चे से कहा कि भैया रफली बना के दिखाओ, फिर टीचर ने खुद बनाया। अब बच्चा दोनों का कंपैरिजन कर रहा है तो बच्चे का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, तो इसीलिए ऑप्शन डी जो होगा वो इसका सही आंसर होगा कि बच्चे को पहले अंदाजा लगाने को कहिए एक एंगल, फिर आप एक बनाइए, फिर बच्चे से कहिए बच्चे कंपैरिजन करो, तो बच्चा कंपेयर करेगा, अपना देखेगा, आपका देखेगा, सब कुछ इसको क्लियर हो जाएगा कि कैसे बनाना था, क्या आंसर है, कैसे बनेगा सही। ये है बेस्ट ऑप्शन। तो क्या बताया मैंने कि टीचर का नजरिया और बच्चे का इन्वॉल्वमेंट, ये दो चीजें आपको सोच के चलनी है। कॉन्सेप्ट बेस्ड एक सवाल देखते हैं, सवाल हिंदी में लिया गया है और मैंने ऑप्शंस की इंग्लिश ट्रांसलेशन भी लिख दी है ताकि इंग्लिश मीडियम वालों को परेशानी ना हो, क्योंकि मुझे इसका इंग्लिश का पेपर नहीं मिला ऑनलाइन कहीं पर भी। सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी गणितीय भाषा का गुण नहीं है। जी हाँ, ये नहीं है वाले सवाल बहुत परेशान करते हैं क्योंकि इसमें 3 ऑप्शन सही होते हैं, एक जो गलत होता है वो आपको ढूंढना होता है। अब यहाँ पर देखिए क्या है सवाल कि गणितीय भाषा का गुण नहीं, मतलब ये जो हमारी मैथमेटिकल लैंग्वेज है इसकी क्वालिटी कौन सी नहीं है ये बताना है। मतलब 3 क्वालिटी यहाँ पे मैथ्स की दे रखी है। अगर आपको मैथ्स को थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है, मैथ्स से थोड़ा सा भी प्यार है तो आप आंसर बता देंगे और मुझे भी आंसर पता लग गया है ऑप्शन देखते ही, बट मैं एक एक करके ऑप्शन को एक्सप्लेन ताकि आपकी समझ बने। अब ध्यान से समझिए और देखिए, पहला जो गुण है, जो क्वालिटी है वो है एक्यूरेसी यानी सटीकता। अब आप खुद सोचिए, जब हम मैथ्स के अंदर कोई सवाल सॉल्व करते हैं, किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक पहुंचते हैं, तो क्या मैथ्स, क्या गणित हमें उसका एक्यूरेट आंसर देती है या नहीं देती? बिल्कुल देती है। हमने किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला तो हमें एक सटीक हल मिलता है कि हाँ जी इसका आंसर ये होगा। तो यस, मैथ्स की ये क्वालिटी है कि वो एक्यूरेसी हमें देती है, एक्यूरेट आंसर देती है। ठीक है जी, ये है। अगली क्या है आपकी यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी क्या है, संक्षिप्तीकरण। ठीक है, संक्षिप्तीकरण बनाए संक्षेप से, मतलब समराइजेशन से, मतलब किसी बहुत बड़ी चीज को समराइज करके छोटी चीज में लिख देना। क्या मैथ्स का ये गुण है, क्या गणित का ये गुण है, क्या मैथ्स की क्वालिटी है? बिल्कुल है। आप खुद सोचिए ना, हम बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स को इक्वेशन के फॉर्म में लिख देते हैं, बहुत छोटा करके x + y = 5 हम लिख देते हैं इस तरीके से, कि किन्हीं भी 2 चीज़ों का जोड़ 5 है उसको हमने इस तरह से लिख दिया। तो हम बड़ी बड़ी चीज़ों को समराइज करके फॉर्मूलों के अंदर लिख सकते हैं, इक्वेशन के अंदर लिख सकते हैं, बहुत कुछ हम समराइज कर सकते हैं मैथ्स के अंदर। ठीक है, नेचुरल नंबर जो 1 से शुरू होकर अनगिनत तक जाते हैं, सबको हमने सिर्फ नेचुरल नंबर्स बोल दिया। इस तरीके से हम समराइज कर सकते हैं। तो मैथ का ये भी एक गुण है कि हम मैथ्स के अंदर संक्षिप्तीकरण कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात। ऑप्शन नंबर 3 देखो, प्रतीकात्मक, प्रतीक, सिंबल। ठीक है, टिपिकल। तो यहाँ पर क्या मैथ्स सिंबॉलिक है?
बिल्कुल है। मैथ्स की भाषा में सिंबल तो होते ही होते हैं, आपको पता है कितने सारे सिंबल है, मोर देन, लेस देन, डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस, माइनस, सिग्मा, अल्फा, बीटा, गामा, पाई, पता नहीं क्या क्या सिंबॉलिक है। तो मैथ्स की लैंग्वेज सिंबॉलिक है, ये भी इसका एक गुण है। अब 3 तो सही है, तो आपको पता है कि यही वाला आंसर है, और यस यही इसका आंसर है। क्या है? अस्पष्टता, मतलब ऑब्सक्यूरिटी। मतलब क्या मैथ का ये गुण है कि हम कुछ मैथ का सॉल्यूशन करें और हम किसी हल तक पहुंचे और वो कैसा रहे? अस्पष्ट रहे, मतलब हम अंधेरे में रहें, ठीक है, हम डाउट में रहें। ऐसा तो नहीं है। हम मैथ्स के अंदर हर एक क्यों का जवाब पता कर सकते हैं कि ऐसा है तो क्यों है, इसका ये आंसर आया तो क्यों आया, इसका ये फॉर्मूला है तो क्यों है, इस फॉर्मूले से ये आंसर आया तो क्यों आया। तो हम स्पष्ट होते हैं, ठीक है। मैथ्स तो वेरी क्लियर है, बहुत क्लियर है। तो मैथ्स के अंदर आपको अस्पष्टता देखने को नहीं मिलती। ऐसा नहीं कि मैथ्स आपको अंधेरे में रखे, ठीक है, आपने सबको सॉल्व कर लिया फिर भी आप कंफ्यूज हैं, ठीक है, आप सोच ही नहीं पा रहे अब क्या करूं, तो ऐसा नहीं होता। ये चीज मैथ्स की क्वालिटी में नहीं आती, इसीलिए ऑप्शन डी जो है ये इसका सही आंसर है। अस्पष्टता मैथ की गुण या मैथ का क्वालिटी नहीं है। सिंपल एज दैट। इस सवाल को आपको ऐसे करना था। तो ये चीजें हैं सोचने वाली, कैसे आप मैथ्स को सोच सकते हैं एज ए टीचर। तो इसीलिए ऐसे जब सवाल आएंगे तो बहुत ठंडे दिमाग से चीजें सोचना, इसको रिलेट करना, आपको आपका आंसर खुद ही मिल जाए। एक सवाल और देखते हैं, पेडागोजी का है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्राथमिक स्तर पर समतुल्य भिन्नों की अवधारणा को प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त है। इंग्लिश वालों घबराओ नहीं, मैं आपको बता दूं क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है कि यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन ऑप्शन के अंदर समतुल्य भिन्नों की अवधारणा मतलब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का आपको कॉन्सेप्ट सिखाना है बच्चों को। किसका? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस का, मतलब ऐसी फ्रैक्शंस जिनकी वैल्यू बराबर होती है। ऐसी फ्रैक्शंस का कॉन्सेप्ट या आइडिया बच्चों को सामने प्रेजेंट करने के लिए, बच्चों को समझाने के लिए, बताने के लिए कौन सा ऑप्शन सबसे बेस्ट है ये बताना है। मतलब हो सकता है कि चारों ही सही हो, मतलब टीचर की नज़र से हो सकता है चारों ही ऑप्शन काम करें, बट हमें कौन सा देखना है जिसमें बच्चे का सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो रहा हो। ठीक है जी, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर नीचे से शुरू करूंगा मैं। लघुत्तम समवर्ती की अवधारणा का प्रयोग करना मतलब एलसीएम का कॉन्सेप्ट की हेल्प लेना। अब यहाँ पर आपको क्या सिखाना है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन सिखानी है। तो एलसीएम क्यों घुसेड़ रहे हो इसमें? चलो सिखा सकते हैं, इससे भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बच्चे का इन्वॉल्वमेंट कहाँ है? कहीं नहीं है। आपने बता दिया एलसीएम होता है, एलसीएम ये होता है, इससे इस तरीके से। भाई बच्चा इन्वॉल्व ही नहीं हुआ, बच्चा सिर्फ सुन रहा है। गलत, ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी पे आओ। भिन्नों के विभाजन भाग की कालन विधि का उपयोग करना मतलब जो फ्रैक्शंस को डिवाइड करने का जो तरीका होता है, कला होता है, वो उसका इस्तेमाल करना, डिवीजन कहीं ना कहीं इस्तेमाल में लाना। ठीक है, उपयोग आप कर रहे हैं, लेकिन बच्चा क्या कर रहा है? बच्चा कुछ नहीं कर रहा, तो बच्चे का इन्वॉल्वमेंट बहुत कम है यहाँ पर भी। आइए ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। भिन्नों के गुणन की कलन विधि का उपयोग करना। और फिर वही बात के उपयोग तो हो रहा है, मानता हूं, लेकिन बच्चे का उपयोग क्या हो रहा है? बच्चे का उपयोग नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से हमने फटाफट तीनों ऑप्शन जो है वो काट दिए हैं। अब देखिए कमाल की बात, ऑप्शन नंबर ए पढ़िए। वृत्ताकार कटआउट और आयतकार पट्टियों का उपयोग करना। ठीक है, बच्चों के सामने आइडिया देने के लिए हम क्या करेंगे? हमने कोई अलग से दूसरा कॉन्सेप्ट नहीं लाए। हम नहीं लाए यहाँ पर कोई मल्टीप्लाई का तरीका, हम नहीं लाए यहाँ पर कोई डिवाइड का तरीका, हम नहीं लाए यहाँ पर कोई एलसीएम का तरीका जो लिखा हुआ है यहाँ पर। हम क्या लाए? हम ये लाए, हम कुछ भी नहीं लाए। हमने बच्चों के सामने क्या किया? वृत्ताकार कटआउट, या हमने उनको सर्कुलर शेप में कुछ कटआउट दिखा दिए, या उनको दे दिए बच्चों को, या उनको दिखा दिए, प्रस्तुत कर दिए, या आयतकार पट्टियों का इस्तेमाल किया मतलब रेक्टेंगुलर पट्टियों का, जैसे कि मैंने यहाँ पर बनाई है। अब मैं आपको करके भी दिखाता हूँ कि कैसे आपको एज ए टीचर ये चीज़ें करनी है। देखिए, आप सर्कुलर भी ले सकते हैं, वृत्ताकार ले सकते हैं, फिर आयतकार ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिया, मैं बच्चों को सिखा रहा हूँ कि बच्चों देखिए यहाँ पर समतुल्य भिन्न क्या होती हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होती हैं। यहाँ पर मेरे पास एक चॉकलेट थी, मैंने उसके 2 बराबर टुकड़े कर लिए और उसमें से मैंने एक टुकड़ा ले लिया। ये चॉकलेट है पूरी, ये 2 टुकड़े किए और ये वाला एक टुकड़ा ले लिया। तो बच्चों मैंने क्या करा? मैंने यहाँ पर 2 हिस्से किए और एक हिस्सा ले लिया, तो मुझे आधी चॉकलेट मिल गई। 1/2 हिस्सा हो गया, इसकी फ्रैक्शन ये बन गई। अब बच्चों अगर मैं क्या करूं? मैं ये करूं कि अगर मैं इसी के क्या कर लूं, मैं 4 हिस्से करूं। अगर मैं इसी चॉकलेट के
4 बराबर हिस्से कर लूँ इस तरीके से, और 4 हिस्सों में से मैं फिर अब क्या करूँ, 2 हिस्से ले लूँ। ये मैंने ये वाला एक हिस्सा ले लिया इस चॉकलेट का और ये वाला एक हिस्सा ले लिया। तो मैंने क्या करा, मैंने 4 हिस्से किए उस चॉकलेट के और 2 हिस्से ले लिए। इस तरीके से मुझे 4 में से 2 हिस्से मिल गए। और यहाँ पर मुझे क्या हो रहा है देखने में, ये बराबर हो रहा है, मतलब अभी भी मुझे आधी चॉकलेट मिली है। ठीक है जी, चलिए। अच्छा बच्चों, मैंने क्या किया, मैंने फिर से क्या करा, मैंने इस बार चॉकलेट के 4 हिस्से नहीं और ज़्यादा हिस्से कर लिए। मैंने चॉकलेट को यहाँ से तोड़ा और यहाँ से तोड़ा, तो इस तरीके से इसके 6 बराबर हिस्से हो गए। ठीक है, ऑलमोस्ट बराबर हिस्से हो गए। और मैंने 6 बराबर हिस्सों में से फिर 3 हिस्से ले लिए, एक ये वाला ले लिया, एक ये वाला ले लिया, एक ये वाला ले लिया। तो इस बार मैंने 6 हिस्से करे और 3 हिस्से लिए। लेकिन बच्चों मेरे पास अभी भी आधी चॉकलेट आई। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर भी मुझे आधी चॉकलेट मिली, यहाँ पर भी मुझे आधी चॉकलेट मिली, यहाँ पर भी मुझे आधी चॉकलेट मिली। मुझे हर बार में बराबर हिस्सा मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये सारी फ्रैक्शन बराबर है? यस, कह सकता हूँ। तो इट मीन्स ऐसी फ्रैक्शन जिनकी वैल्यू बराबर होती है, ऐसी फ्रैक्शन जिनकी वैल्यू बराबर होती है, वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाती है, वो समतुल्य भिन्न कहलाती है। ये मैंने बच्चों को आइडिया दे दिया कि अगर मैं इसको और छोटा करूंगा, डिवाइड करूंगा, तो ये भी 1/2 आएगा। इसको मैं और छोटा करूंगा, डिवाइड करूंगा, तो ये भी 1/2 आएगा। और तीनों की वैल्यू 1/2 आएगी। 1/2 का मतलब आधा होता है और आधे का मतलब होता है कि मुझे हर बार में आधी आधी चॉकलेट मिली है। अगर मैं और ज़्यादा हिस्से करके भी बराबर आधे हिस्से लूंगा तो भी मुझे आधी मिलेगी। तो बच्चों को क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। ऐसे आपको सिखाना है तो आप आयताकार पट्टियों का उपयोग कर सकते हैं, आप जो है वृत्ताकार कटआउट का उपयोग कर सकते हैं, इस तरीके से कर सकते थे। तो ये है पेडागोजी वाले सवाल। मैंने क्या बताया, टीचर की नज़र से सोचना है। ये एक्टिविटी आप लोग करवाना। जब स्कूल में आपकी पोस्टिंग हो जाए, मैं दुआ करूंगा कि आपके सीटेट क्वालिफाइड हो, आपकी पोस्टिंग हो, आप आगे DSSB और दूसरे स्टेट गवर्नमेंट के टीचर के एग्जाम दें, आप क्वालिफाई करें, स्कूल में पोस्ट हो। वहां पर बच्चों को ऐसे ही सिखाना जैसे मैं सिखाता हूँ। ठीक है जी, इस तरीके से ही बच्चों को कॉन्सेप्ट देना। फ्रैक्शन हो गई, प्लस, मल्टीप्लाई, डिवीजन, बच्चे सीखते हैं, बड़े मजे करते हैं। बच्चे बहुत इन्वॉल्वमेंट दिखाते हैं इन चीजों में, बढ़ बढ़ के आंसर करते हैं। सर ये आधी मिल गई, सर यहाँ भी आधी। ये आप नहीं बताएंगे, बच्चे खुद आपको बताएंगे, देख लेना आप, क्योंकि ये चीजें हो चुकी है मेरे साथ। बच्चे खुद आंसर करते, सर आधी चॉकलेट, सर आधी चॉकलेट, सर आधी चॉकलेट, ये सब बराबर है। तो ये भी, ये भी, ये भी दिखने में वैल्यू अलग अलग है, लेकिन तीनों बराबर है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। बच्चों को समझ में आएंगी, ये बातें आती हैं। तो ये है पेडागोजी। क्या करना है, टीचर की नजर से सोचना है और बच्चे का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। ठीक है जी, बच्चे का इन्वॉल्वमेंट होगा जब आप इस तरीके से एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करेंगे, बच्चों के साथ एक्टिविटी करके उनको सिखाएंगे। यही है आपको अच्छे टीचर बनाने की मेहनत, कि आप एक अच्छे टीचर बने। ऑल राइट, तो इसीलिए ये सवाल मैं कुछ लेकर आया पेडागोजी से रिलेटेड, क्योंकि आपको पता है कि 1 महीना आपके एग्जाम में बचा है और ऐसे बहुत सारे सवाल भी हैं जहां पर आपको सोचना पड़ेगा। मैंने आपको एक मोटी मोटी ट्रिक दे दी। अब ये ट्रिक आप बाकी के जो पेडागोजी के क्वेश्चन है उसमें अप्लाई करके ट्राई करना और आंसर लाने की, सही आंसर आपके आएंगे। और आप मुझे कॉमेंट करके बताइए कि आप चाहते हैं कि मैं और वीडियो सीटेट की ऐसे ही लेकर आऊँ आपके लिए, पेडागोजी वाला पार्ट सॉल्व करवाऊँ मैथ्स का। बहुत मजेदार है, बहुत मजा आता है मुझे सॉल्व करवाने में, और आपको भी ये चीजें हलवा लगेंगे, बड़े बड़े स्टेटमेंट वाले सवाल आसान लगने लगेंगे। तो इसीलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। सभी सीटेट वाले जो भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, सब बच्चों तक मेरी इस वीडियो को पहुंचा दीजिए शेयर करके। कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें कि आप पेडागोजी के और सवाल चाहते हैं या नहीं चाहते हैं मैथ्स के। प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, ताकि जब भी आगे वाली वीडियोस आएं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस वीडियो को देख के फायदा उठाएं। ऑलराइट, बहुत जल्द लौटूंगा एक और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए बने रहें डियर सर के साथ। जय हिंद।